अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ाल आलम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, पिछली दफ़ा हमने ऑडियोलॉजी के हवाले से, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के हवाले से उन चीज़ों के मुतालिक रीकैप किया कि जो मुख्तलिफ बच्चे जिनको समात के मसाइल हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको शुरू से कैसे लेके चलेंगे। और हम यहाँ तक इस नुक्ते तक पहुँच गए थे कि ऐसे बच्चे, उनको जब एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस, हियरिंग एड्स या कोक्लियर इम्प्लांट्स लग जाते हैं, तो फिर उनके साथ आगे स्पीच थेरेपी या स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट का मरहला आता है, जो शायद बहुत ज़्यादा अहम है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपको आज एक सीनियर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं आयमा अमजद। आयमा अमजद जो हैं, उन्होंने सन 2020 में फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से अपना बीएससी ऑनर्स इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी किया। उसके बाद उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की और अब ये एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के तौर पर लाहौर में मुख्तलिफ इदारों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। तो आयमा, आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हमें ये आप थोड़ा बता सकेंगी कि जो एक टाइम लाइन है उन बच्चों के लिए जो पैदा हुए हैं, कि उनके किस उम्र में उनको क्या स्पीच जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करने चाहिए, किस उम्र में कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए। अब जैसे पहला साल जो होता है बच्चे का, वो बड़ा क्रूशियल होता है। ठीक है, 6 माह में हमारा प्रोजेक्टिव है कि हमने बच्चे की ये चीज़ असेस करनी है कि बच्चा बैबलिंग कर रहा है कि नहीं। बैबलिंग अब क्या होती है? बैबलिंग इज लाइक आप ब ब ब म बच्चा आवाजें निकालना शुरू करे। ठीक है, बैबलिंग हो गई। बैबलिंग 6 से 8 महीने में बच्चा ये अचीव करता है, ये अचीव कर लेता है। फिर उसके बाद जो है 1 साल में हम चाहते हैं कि बच्चा एक लफ्ज जो मीनिंगफुल वर्ड है, अगर वो मामा बोल रहा है तो अपनी माँ को देख के मामा बोले, तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो वन वर्ड अटरेंस जो है वो 1 साल में आ जाती है। ठीक है, तो हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो इसी तरह होते हैं कि 6 महीने के अंदर बैबलिंग, 1 साल में एक लफ्ज, 2 साल में फ्रेजेस आ जाते हैं, 2 वर्ड फ्रेजेस, 3 साल में हमारी टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है जिसमें 2 से 3 अल्फाज का जुमला बच्चा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो अपनी सारी बातचीत जो है ये समझा लेता है। अब ये बताइए कि ऐसे बच्चे भी तो होते हैं ना जो इस टाइम लाइन को अचीव नहीं कर पाते। जो बच्चे, जैसे आपने कहा कि 6 महीने की उम्र में बैबलिंग और 1 साल की उम्र में एक लफ्ज़ बोलना चाहिए मीनिंगफुल। तो जो बच्चे इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो आम तौर पे उसकी क्या वजूहात होती है? अब ये है कि अगर बच्चा चाहे 8 महीने में बैबलिंग नहीं भी कर रहा, 1 साल में करे, तो हम कह देते हैं कि डिले है, कोई नहीं। लेकिन ये है कि वो अचीव उसने कर लिया। बट हमारा जो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, हम कहते हैं कि अब रेड फ्लैग आ गया, अब जो है हमें जो करने हो रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान करना है। तो बच्चा जो है 2 साल से ऊपर चला गया। ठीक है, 2-2.5 साल का हो गया है और अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो फिर होता है कि अच्छा बच्चा जो है उसके माइलस्टोन्स डिले में जाते हैं और उसमें आता है कि अच्छा हम उसके कोई रेड फ्लैग्स चेक करें कि कोई और मसला तो नहीं आ रहा। क्योंकि 3 साल से पहले तो हम कहते हैं कि स्पीच थेरेपी ना ही कराई जाए। ओके, 3 साल तक जो है बच्चा टिपिकली डेवलप बच्चा जो टिपिकली डेवलप है, 3 साल से पहले उसकी स्पीच थेरेपी ना कराई जाए। घर पे ही चीजें जो है उस तरह से इनकलकेट की जाए कि बच्चा जो है वो चीजें अंडरस्टैंड कर ले। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं 2.5 साल की उम्र में भी आते हैं, 3.25 साल की उम्र में आते हैं, और उनके पेरेंट्स की एक ही होती है बात कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता। तो हम उन 3 महीनों का उन्हें टारगेट देते हैं, उनको प्लान दे देते हैं, होम प्लान देते हैं कि ये चीजें जो है आप घर पे करके देखें। अगर बच्चा इन चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा, इन 3 महीनों में फॉलो नहीं करेगा, तो 3 साल बाद हम उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करेंगे। तो मेरा वो सवाल था कि ये बच्चे जो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, उसकी आमतौर पे वजूहात क्या होती है? वजूहात ऐसे होती है जैसे अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, हर किसी के पास फोन है, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत ज्यादा डिवाइसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोन हो गया, आईपैड हो गया, टीवी हो गया, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें प्रोवोक नहीं करती कि हम बोलें, वो हमारे इशारे पे चलती हैं। ठीक है, हमने बटन दबाया, चैनल चेंज हो गया,
हमें स्क्रॉल किया वीडियो चेंज हो गई, ठीक है, हमने फॉरवर्ड किया वीडियो आगे हो गई, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बच्चे जब डिवाइसेस के साथ लग जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। सो एक तो आपका ये कहना है कि जी ये जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, वो एक्सेस स्क्रीन टाइम वो बच्चों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू बनता है। लेकिन वो बच्चे जो फॉर एग्जांपल जिनकी हियरिंग अच्छी नहीं है या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो उसके बारे में भी क्या वो स्पीच के साथ काफी कनेक्टेड इशू है? यस, क्योंकि हमारे पास जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं उनको असिस्टिव डिवाइस मिल गई है, वो एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस यूज करें, जैसे हियरिंग एड हो गया या जैसे इलेक्ट्रोड प्लांट हो गया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्पीच उस तरह से डेवलप नहीं हो रही। क्यों डेवलप नहीं हो रही? क्योंकि वो फोन्स के साथ इन्वॉल्व है। वो एक नेचुरल कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं कर रहे, टू वे कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर रहे, वो चीज़ों को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो स्पॉन्टेनियस रिप्लाई नहीं दे रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्पीकिंग वो करती नहीं है, ठीक है। और उस तरह से बिहेवियर इशू बच्चे में आते हैं। स्पीकिंग का एक और ये मेजर होता है कि बच्चे में बिहेवियर इशू आता है। अच्छा, ये जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर बच्चे में समाज का मसला है, उसमें हियरिंग प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे बच्चे जो कि स्पीच के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्पीच के जो डिजायर्ड माइलस्टोन्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या उनको आप हियरिंग असेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं आप कि पहले जाके अपनी हियरिंग तो टेस्ट करा लो? क्योंकि हमारे कुछ इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है, जैसे डिस्ट्रक्शन टेस्ट वगैरह, ठीक है। उसके अंदर हम असेस करते हैं कि बच्चा जो है वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्योंकि अगर बच्चे में कोई कोमॉर्बिडिटी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो उसमें रेड फ्लैग आपको ऑटोमेटिकली नजर आने लग जाता है। लेकिन अगर समाज का कोई मसला आ रहा है, वो आपको पता लग जाता है कि बच्चे की कोई फ्रिक्वेंसी जो है वो बच्चा कैच नहीं कर रहा। तो हम लोग फिर एडवाइस करते हैं कि पहले हेयरिंग असेसमेंट कराई जाए, फिर उसके बाद हम स्पीच थेरेपी की करें। सो लिहाजा वो बच्चे जो कि अपने माइलस्टोन्स को इन टाइम अचीव नहीं कर पा रहे और पेरेंट्स कंसर्न होना शुरू हो गए हैं कि इनकी स्पीच नहीं अच्छी चल रही, तो उनके लिए आप लोगों की तरफ से पहला मशवरा यही होता है कि आप इसकी हियरिंग टेस्ट करवाएं। हियरिंग टेस्ट के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि क्या बच्चा वाकई ही सुन रहा है या नहीं। कई दफ़ा हमने ये नोटिस किया है कि बच्चे जो हैं उनके वालिदैन का ख्याल होता है कि वो अच्छा सुन रहा है, वो अक्सर तवज्जो देता है, कभी कभार नहीं तवज्जो देता, लेकिन जब हम उनकी हियरिंग टेस्टिंग होती है तो पता लगता है कि काफ़ी फ्रीक्वेंसीज के अंदर हियरिंग का प्रॉब्लम निकलता है, और उस हियरिंग प्रॉब्लम को जब तक रेक्टिफाई ना किया जाए शायद स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी मुश्किलात आई, और उस मौके पे स्पीच थेरेपी जो है स्ट्रेट अवे शुरू कर देना शायद ज़्यादा सूदमंद भी नहीं होगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आयमा ने जो हमें बताया, एक तो ये नुक्ता कि बच्चे को जब आप स्पीच थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि क्या उसकी हियरिंग ठीक है। अगर उसकी हियरिंग ठीक नहीं है तो उसके लिए जो भी रिकमेंडेड इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो किया गया है, वो बेशक सर्जिकल फॉर्म में हो, मेडिकल फॉर्म में हो या समाती हालात की सूरत में हो, तो उसके बगैर स्पीच थेरेपी के ऊपर जाना जो है वो कोई इतना मुनासिब अमल नहीं होगा। अच्छा आयमा, अब ये बताइए कि जो बच्चे कुछ ना कुछ स्पीच डेवलप करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें बहुत पीछे, तो आमतौर पे एक तो आपने स्क्रीन टाइम की बात बताई, तो क्या ऐसे भी कुछ वजूहात हैं कि जिसमें बच्चे की ज़हनी जो काबिलियत है या कोमॉर्बिडिटी जिसको कहा जाता है, उन अवामिल की बिना पे भी बच्चों की स्पीच लैंग्वेज अच्छी नहीं बनती? क्योंकि स्पीच जो है एक हमारा फाइन स्किल आता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है। अगर हमारा दिमाग जो है उस तरह से फंक्शनल नहीं है तो स्पीच का मसला आएगा। जैसे आपने कहा कि कोमॉर्बिडिटी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कोमॉर्बिडिटी के तौर पे अगर हम लें तो ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्पीच का मसला आता है। तो फिर ये होता है कि हमारे पास एक पूरी टीम होती है जिसके थ्रू हम असेसमेंट्स फॉलो करते हैं।
हमारा बिहेवियर थेरेपिस्ट, ठीक है, वो हमारी बिहेवियर असेसमेंट कराता है बच्चों की। फिर इसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो अगर बच्चे को कोई सेंसरी इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा मसला हो रहा है तो उसको असेस करते हैं। अब ये कराने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है चीज। अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा तो फिर बच्चा फॉलो नहीं करेगा कमांड। हमारे स्पीच थेरेपी में सबसे पहले जरूरी होता है बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, ना भी बोले लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। लेकिन अगर बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, तो मतलब ये है कि वो स्पीच डेवलप करने में प्रॉब्लम करेगा। जब उसकी स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो चीज़ों को रेसिप्रोकेट करने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए फिर हमारा ये होता है कि हम डिफरेंट असेसमेंट जो है वो टर्न अप करते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्पीच डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने उसकी स्पीच थेरेपी करनी है, तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें फॉलो की जाए। सो हमने बात की कोमॉर्बिडिटी की, उसमें आपने एक कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जिसको ऑटिज्म कहते हैं, और व्यूअर्स को भी इस चीज़ का इल्म है कि आजकल ऑटिज्म का जो डायग्नोसिस है या ऑटिज्म का जो पिकअप है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका है, और शायद आजकल ये ऑटिज्म का प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ये जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं, इनकी स्पीच के अंदर विद ट्रीटमेंट विद बिहेवियरल एंड स्पीच थेरेपी प्रोग्नोसिस कैसा है, वो कितना अच्छा हो जाते हैं? अब पहले तो ये कि यहाँ पे जैसे ऑटिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो बच्चे ऑटिज्म में नहीं भी आते माँ बाप को लगता है वो ऑटिज्म में आ गए। पहले तो मैं बता दूं कि इसकी 3 चीजें होती हैं जो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, जो रेड फ्लैग होते हैं। एक तो कोई रेपिटेटिव बिहेवियर, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर, कोई एक खास चीज जो बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है। दूसरा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना, सोशल इंटरेक्शन, अगर वो दे रहा है ठीक है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो फिर उसमें नहीं आ रहा। तीसरी जरूरी चीज आई कॉन्टैक्ट, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके देखते हैं, उसको आई कॉन्टैक्ट देते हैं। ऑटिज्म के बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते, ठीक है। तो ये 3 जो चीजें हैं ये मेजर रेड फ्लैग्स हैं जिसके बेस पे सेकेंडरी फीचर्स तो बहुत पहले आ जाते हैं, लेकिन ये प्राइमरी फीचर्स, इन चीजों को पहले नोटिस करना जरूरी है। दूसरा ये कि आपने कहा कि जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे हैं उनकी प्रोग्नोसिस कैसी है। उनकी प्रोग्नोसिस, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस स्क्वायर लेवल के ऑटिज्म के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मौसम बदलेगा, उनके बिहेवियर चेंजेस होंगे, ठीक है। उनकी रूटीन बदलेगी, उनके बिहेवियर चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उनका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो प्रोग्नोसिस में हैं, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जा रहे हैं। उनके साथ ये है कि एक पूरी टीम काम करती है, एक अकेला बंदा उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। उसमें उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, उनके फिर स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं। तो ये तीनों चीजें पैरेलली लेके वो लोग चलते हैं। तो फिर इसमें आ जाता है, फिर ये आता है एक ऑटिज्म आता है वर्बल और एक आता है, ठीक है। नॉन वर्बल को वर्बल करना इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब, एक बहुत स्ट्रेंज टास्क है जो अभी तक लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उन बच्चों को फॉनिक्स पे ले आए हैं। लेकिन जो वर्बल है वो हाइपर फंक्शनल आ जाता है तो उसको उसकी स्टडीज में भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो नॉन वर्बल है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आती है। पर ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम इस पे हो रहा है और बच्चे जो है वो मेनस्ट्रीम के अंदर जा भी रहे हैं विद एसएन। सो आपका ये कहना है कि जो तो मीडियम लेवल के केसेस हैं उनमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है और बच्चे जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में यानी नॉर्मल एजुकेशन में अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा एमा, अब हम एक डिफरेंट कंडीशन की तरफ आते हैं जो डेफिनेटली स्पीच के डोमेन में आती है। बच्चे जो हैं उनमें तोतलापन, शायद स्टटरिंग कहते हैं, आर्टिकुलेशन, राइट। तो ये जो तोतलापन है ये एक्चुअली होता क्या है और इसमें बच्चे की अगर थेरेपी हो तो क्या बेहतरी के इम्कानात होते हैं? अब जैसे स्पीच के अंदर एक स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं और एक मोटर डिसऑर्डर होते हैं, मोटर स्पीच, ठीक है। तो सिंपल स्पीच डिसऑर्डर जो है उसमें एक आता है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक आता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, राइट। तो जो हम तोतलापन है वो आर्टिकुलेशन में भी आता है, फोनोलॉजिकल में भी आता है। लेकिन जो हमारा आर्टिकुलेशन है वो एक बच्चे को
ये कहें कि हैबिचुअल हो जाता है, वो कोई अनोमली नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कोई फिजिकल अनोमली की वजह से वो सही नहीं बोल रहा। हाँ, कह सकते हैं कि कभी तनवा हो तो बच्चा तोतलेपन में चला जाता है। अच्छा। लेकिन अगर तनवा नहीं भी है तब भी बच्चे तोतलेपन में जा रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे माँ बाप जो हैं बहुत अर्ली एज में बच्चों के साथ करते हैं बेबी टॉक। तो वो जो बेबी टॉक है वो बच्चों को आदतन वैसे ही बोलना सिखा देती है, तो वो बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं। जैसे क को त बोल दिया, स को श बोल दिया, ठीक है। जैसे बच्चे कहते हैं कि हम आई वांट टू स्लीप, तो वो बच्चे कहेंगे आई वांट टू स्लीप, ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने उस तरह से बात की होती है तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर आ जाता है दूसरा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर ये है कि उसमें डिफरेंस बहुत एक फाइन लाइन है आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल में। आर्टिकुलेशन के अंदर है कि अगर एक साउंड खराब है ना वो हर पोजीशन पे खराब होगा, हर लफ्ज में खराब होगा, ठीक है। तो अगर जैसे किताब है, बच्चे का क वर्ड नहीं ठीक तो किताब में भी खराब होगा, कायनात में भी खराब होगा, टाइप में भी खराब होगा, ठीक है। लेकिन फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आता है कि क्या पता बच्चा किताब में क सही नहीं बोल रहा लेकिन कायनात में सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये है कि आर्टिकुलेशन के अंदर जो एरर है वो बड़ा कंसिस्टेंट एरर है, ठीक है। लेकिन फोनोलॉजिकल के अंदर जो एरर है वो इनकंसिस्टेंट है, वेरिएबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि खा वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हो या फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, अगर उसकी रेगुलर थेरेपी की जाए तो वो इस आदत से आहिस्ता आहिस्ता निकल आता है। सो व्यूअर्स, एक ये बात आज हमें बड़ी अहम पता लगी कि ये जो तोतलापन है ये पहले तो कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी एनॉमली नहीं है, लेकिन ये एक आदत है जो शायद वालिदैन की उस तरह की बेबी टॉक की वजह से बच्चे में पैदा हो गई है। और आयमा ने हमें ये बताया कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, फोनोलॉजिकल हैं या आर्टिकुलेशन है, इनको थेरेपी के साथ हम बहुत बेहतर कर सकते हैं और शायद ये बच्चा जो है कुछ अरसे के अंदर बिल्कुल इससे सेहतमंद हो सकता है। सो व्यूअर्स, आज हमने स्पीच के चंद एक ऐसे एंगल्स हैं जिनके मुतालिक बात की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसके और जो प्रॉब्लम्स हैं स्पीच के उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आयमा, आपके आने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोबारा आपको।